हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या यूँ कहें बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरी तरीके से फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका शिक्षा का चाहे शाब्दिक अर्थ हो, संकुचित अर्थ हो या व्यापक अर्थ हो, ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। एंड इसके बाद हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये चारों वाद भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग पहुँचे हैं भारतीय शैक्षिक विचारक, जो आपका टॉपिक है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, ये आप सभी का कॉमन टॉपिक है, चाहे आप लखनऊ से हो, कानपुर से हो, प्रयागराज से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। महात्मा गांधी, ये आपका पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, भारतीय शैक्षिक विचारक। इसमें आपसे महात्मा गांधी का जीवन दर्शन पूछा जाएगा। और महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन के बाद जैसे महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है, ठीक है, एंड गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या हैं, और गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, गांधी जी के अनुसार टीचर का क्या रोल है और फिर विद्यार्थी का क्या रोल है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एंड कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले आपकी जो 3 यूनिट हैं यहाँ तक, वो पूरी कवर हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिएगा। महात्मा गांधी, जैसा कि आप सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहे हैं, इनका जो जीवन परिचय है, ये तो आपसे हो सकता है एग्जाम में कम ही पूछा जाए, लेकिन एक बार हम लोग फटाफट से जीवन परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। इनके जो पिताजी थे, उनका नाम करमचंद गांधी था और वो राजकोट के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, आध्यात्मिक थी, ठीक है। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर अमिट प्रभाव पड़ा, कभी ना मिटने वाला। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। उम्र सिर्फ उस समय इनकी 13 साल थी। सन 1887 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे और 10 जून 1891 ईस्वी को बैरिस्टर बनकर के भारत वापस आए थे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, 10 जून 1891 को भारत आए थे बैरिस्टर बनकर के। सन 1893 ईस्वी में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी वहाँ केवल 1 वर्ष के लिए ही गए थे, परंतु वहाँ पर अपने देशवासियों की दुर्दशा और उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहारों ने उन्हें इतना विचलित किया कि उनकी दशा को सुधारने और अंग्रेजों द्वारा उन पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्हें 20 वर्ष तक रहना पड़ा। 20 साल कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका में। इस अवधि में हुआ क्या? उन्हें गुलामी के कष्टों और वर्ग भेद के जुल्मों का बहुत कटु अनुभव हुआ। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रह करके स्वतंत्रता का मूल्य मालूम हुआ कि स्वतंत्रता होती क्या है, और वहीं भारत को स्वतंत्र कराने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर डाला। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया और जीवन भर इसी अस्त्र के सहारे बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी लड़ते रहे। सन 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वे भारत वापस आ गए। सन 1915 में वो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। सन 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य था हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग और अन्य सामाजिक सुधार तथा रचनात्मक काम करना। सन 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया। ये आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना ही पड़ा। यह समझौता 6 मार्च सन 1931 को हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इस समझौते के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी दमनात्मक नीति को नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। देश में क्रांति हुई। महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद कर दिए गए थे। धीरे धीरे परिस्थितियों में कुछ सुधार आया और सन 1944 में सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। सांप्रदायिक झगड़े उठ खड़े हुए। इन झगड़ों को शांत करने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। उनकी सांप्रदायिक नीति से असंतुष्ट होकर के एक संकीर्ण मन वाले युवक नाथूराम गोडसे ने शुक्रवार के दिन 30 जनवरी 1948 को उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाया। उसी क्षण विश्व की यह महान विभूति तथा मानवता और स्वतंत्रता का अमर पुजारी हमारे बीच से उठ करके यानी कि संसार को छोड़ करके गांधी जी विदा हो गए। ठीक है, ये थी गांधी जी की एक छोटी सी कहानी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। गांधी जी का जीवन दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए गांधी जी, अच्छा उससे पहले प्यारे दोस्तों आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बावजूद अगर आपका फिलॉसफी सब्जेक्ट है, आपके पास साइकोलॉजी है, तो फिर आप नोट्स ले सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। बाकी कानपुर और लखनऊ तथा प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ठीक है, इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको जरूर नोट्स लेना चाहिए और इन नोट्स के माध्यम से आप स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको आपके 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको दे दिया जाता है कानपुर और लखनऊ वालों को। चलिए आगे बात करते हैं गांधी जी का जीवन दर्शन। देखिए गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। क्या थे? गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। उनकी धर्म में बहुत आस्था थी। जैसा कि ऊपर ही हमने पढ़ा कि जो उनकी माता जी थी वो भी आध्यात्मिक थी, धार्मिक थी, तो उनका भी गांधी जी पर अमिट प्रभाव पड़ा। वे भगवान, आत्मा, मानवीय और सामाजिक मूल्यों तथा समानता और भाईचारे एवं मानववाद में विश्वास रखते थे। वे भगवान को मानते थे, आत्मा, परमात्मा में, है ना, मानवीय, सामाजिक मूल्य, सामाजिक रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, एक दूसरे का सहयोग, भाईचारा, इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास था। ओके, वे चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे। चरित्र निर्माण हो, बच्चे का, बालक का चरित्र निर्माण होना चाहिए, है ना, सब में एकता हो, सभी उच्च विचार वाले हों, सत्य, आपस में प्रेम होना चाहिए और सभी मिलकर के राष्ट्र का उत्थान करें। तो ये जो है उनका जीवन दर्शन है और उनके दर्शन के 4 स्तंभ थे। 4 स्तंभ कौन कौन से थे? पहला है सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना, और दूसरा है, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा का सहारा नहीं लेना है। निर्भयता यानी कि दमन के विरुद्ध आज आवाज उठाना, निर्भय होकर के, बिना डरे। सत्याग्रह, सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करके अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना, यही कहलाता है सत्याग्रह। ओके, बात क्लियर हुई। अब सत्य को थोड़ा और डीप से हम लोग समझते हैं। देखिए गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। सत्य को बहुत महत्व देते थे। गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी और कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए, अर्थात उसे हर पल स्वयं को सत्य के घेरे में केंद्रित करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्य को मजबूती के साथ, सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि सत्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं से बचाता है और व्यक्ति में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करता है।
उन्होंने सत्य को ही पूजा और ईश्वर के रूप में उसको स्वीकार भी किया है। यही उनका जो है जो 4 स्तंभ है उनमें पहला सत्य है, जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है, यानी कि सत्य को बहुत महत्व दिया है। दूसरा है अहिंसा, जिसको नॉन वायलेंस कहते हैं। इसमें क्या कहा है गांधी जी ने, सत्य के समान ही गांधी जी अहिंसा के अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते थे, यानी कि हिंसा का सहारा नहीं लेना है। उनके अकॉर्डिंग अहिंसा की अवधारणा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती थी, या वो कहते थे कि अहिंसा जो है वो परम श्रेष्ठ धर्म है, हमें हिंसा नहीं करनी, किसी की हत्या नहीं करनी है। अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में ऊंचा है। अहिंसा परम प्रेम और श्रद्धा पर निर्भर है। अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है। अहिंसा आध्यात्मिक अस्त्र है। अहिंसा के लिए सदाचरण और आत्मा पर नियंत्रण आवश्यक है। ये उन्होंने किसके लिए कहा, अहिंसा के बारे में कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमें हिंसा का सहारा न लेकर के अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखना है, लड़ाई लड़नी है। फिर है निर्भयता, यानी कि फियरलेसनेस, हमें किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना है। गांधी के जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्भयता। गांधी जी के अनुसार निर्भयता का अभिप्राय क्या है? निर्भयता का अभिप्राय है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति निर्भीकता के साथ काम करे, बिना डरे काम करे और किसी भी विपत्ति के आने पर निर्भीकता के साथ उसका अनुपालन भी करे। यानी कि कोई भी विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, बाधा आती है, तो उससे डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है, बल्कि निर्भयतापूर्वक उसका अनुपालन करना है, उसका सामना करना है। फिर जो चौथा स्तंभ था गांधी जी का, चौथा स्तंभ क्या है? सत्याग्रह, यानी कि सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह किया उन्होंने। गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था उनका सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रह सके, यानी कि सत्य की दिशा में, यानी तुमने सत्य को अपनाते हुए जो डिसीजन लिया है अब आप उस पर अड़े रहें। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वो जीवन में सफलता की ओर उन्मुख होता है। उन्होंने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है क्या? सत्य का अर्थ है झूठ के परे और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का बल, दृढ़ अवलंबन, यानी कि मजबूती। तो ये गांधी जी के 4 स्तंभ थे, जिसमें उन्होंने किसकी बात की है? सत्य की बात की है, अहिंसा की बात की है, निर्भयता और सत्याग्रह की बात की है। ये 4 स्तंभ हो गए, बहुत आसान भाषा में लिखे हुए हैं। अब गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का केंद्र नीति शास्त्र और मूल्यों को माना। किसको? उन्होंने गांधी शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने क्या किया कि पूरी तरीके से शिक्षा का केंद्र उन्होंने नीति शास्त्र और मूल्यों को माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य का विकास करके उसके चरित्र का निर्माण करती है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो पहले मनुष्य का डेवलपमेंट करती है, उसके बाद फिर उसके चरित्र का निर्माण करती है। ओके, और ये दोनों ही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर उन्मुख करने में सहयोग देते हैं। मानव का डेवलपमेंट, मानव का कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, इनके माध्यम से व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा का कार्य है मनुष्य की आत्मा का परिमार्जन, यानी कि शुद्धिकरण करना। शिक्षा क्या करती है? मनुष्य की आत्मा का शुद्धिकरण करती है। कौन? शिक्षा। ओके, चलिए, गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास करना, उच्च विकास करना, ये शिक्षा का मतलब है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों और योग्यताओं का सर्वांगीण विकास करती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा बालक के फिजिकल डेवलपमेंट करती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट करती है, सोशल, मोरल, कैरेक्टर है ना, इकोनॉमिक, हर तरीके की पावर का, एबिलिटी का डेवलपमेंट करने का काम करती है। कौन? शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा की प्रक्रिया में चरित्र निर्माण के उद्देश्य को सर्वोच्च शिखर पर रखा है कि सबसे पहले बच्चे का, बालक का चरित्र निर्माण होना चाहिए, उसका कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। उनका मानना था कि यदि शिक्षा की प्रक्रिया
हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं बनाती है। यदि हम अंदर से शुद्ध नहीं होते हैं तो वो शिक्षा हमारे लिए व्यर्थ है, वो बेकार की शिक्षा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। गांधी जी ने वर्तमान में विद्यमान पाठ्यपुस्तकों की भी भरपूर आलोचना की, यानी कि जो पाठ्यपुस्तक, जो सिलेबस चल रहा था उस समय, उसकी भी उन्होंने भरपूर आलोचना की। उनका मानना था कि पाठ्यपुस्तकें छात्रों को उनके आसपास के वातावरण का ज्ञान देने में असमर्थ हैं। जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनका विरोध करते हुए क्या कहा, ये किताबें सिर्फ और सिर्फ बालक को क्या करती हैं, किताबों से ही जोड़ करके रखती हैं, अपने आप से जोड़ करके रखती हैं। जो बाहरी नॉलेज है, जो व्यावहारिक नॉलेज है, वो देने में असमर्थ हैं। वास्तव में पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा भार है जो छात्रों का दम घोटने के लिए पर्याप्त हैं। इन पाठ्यपुस्तकों को नष्ट कर देना चाहिए, गांधी जी ने कहा, और उनके स्थान पर सहज पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। आसान सरल सिलेबस बच्चों के सामने रखना चाहिए। ऐसा सिलेबस बच्चों के सामने रखना चाहिए जो छात्रों को आसपास के जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है, एक्टिव होकर के बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को सीखे। गांधी जी ने शिक्षण पद्धतियों को मनोवैज्ञानिक आधार पर सृजित करने की कल्पना की है। गांधी जी ने कहा कि जो भी टीचिंग मेथड्स हैं वो मनोविज्ञान के आधार पर बनाई जाएं। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर वो मानते हैं कि बालकों के अंदर अनुकरण प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है। जो प्रारंभिक स्तर बच्चे का होता है, जो कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर होता है, यहाँ पर बालक इमिटेशन करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जैसा कोई बड़ा करेगा छोटा बालक वैसा ही करेगा। ठीक है, तो बालक को इन्होंने भी करके सीखने पर बल दिया है। अतः जो भी अपेक्षा अध्यापक होने के नाते हम छात्रों के व्यवहार के अंतर्गत करते हैं, वह व्यवहार हमारा स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा अनुकरण करके छात्र स्वतः ही उन गुणों का अनुपालन कर सकें। ये कहते हैं कि जैसा टीचर करेगा बालक वैसा ही करेगा, तो टीचर को इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अपनाना चाहिए जिनका अनुकरण करके, जिनकी नकल करके बालक सीख सके। ठीक है, बालकों को शिक्षण देते समय प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा का मुख्य स्थान होना चाहिए। चीज़ें टीचर को अपनानी चाहिए। उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, बच्चों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, सहानुभूति हो, करुणा हो। ठीक है, ये सब चीज़ें बालक के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 1 से 5 तक जो है लेडी टीचर ही ज़्यादा होती हैं। ऐसा क्यों? लेडी टीचर कक्षा 1 से 5 तक क्यों रखी जाती है? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। ओके, और एनसीकेजी कक्षा 1-2 में तो वैसे भी टोटल लेडीज टीचर होती हैं प्राइवेट स्कूलों में देखिए। तो उसमें ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर ममता, दया, करुणा, सहानुभूति, छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है ना, इसीलिए वो रखी जाती है। उनके अंदर प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये था गांधी जी का शिक्षा दर्शन। ओके, शिक्षा के बारे में उन्होंने जो भी कुछ कहा। अब गांधी जी के शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं इनकी बात करते हैं। तो गांधी जी की जो शिक्षा दर्शन है इसके कुछ सिद्धांत ये हैं कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ये गांधी जी का सिद्धांत था। और जो शिक्षा हो बालक की वो मातृभाषा के माध्यम से, यानी कि जिस भाषा में बालक सीख सके उस भाषा में उसको सिखाना चाहिए, जो उसकी लैंग्वेज हो। शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। शिक्षा ऐसी ना हो कि एक ही पक्ष का विकास करे। बालक के सामाजिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, चरित्र निर्माण होना चाहिए बालक का। शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम शिक्षा तो दे दें लेकिन उसके बाद जो है बालक को रोजगार की गारंटी ना हो, है ना। तो बालक बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, इस तरीके की बालक को शिक्षा दीजिए। शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क, आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए, यानी कि बालक के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारंभ होनी चाहिए जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षा के अर्थ की अगर बात करें, गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या है, तो गांधी जी ने साक्षरता या लिखने पढ़ने के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना कि आप खाली जो है साक्षर हो जाएं, अपना नाम लिख लें, जो है साइन वगैरह कर लें, हस्ताक्षर कर लें, इतना ये पढ़ाई लिखाई नहीं है। उनके विचार से साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न शिक्षा का प्रारंभ, ये तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का एक साधन है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है,
सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। यानी कि शिक्षा वो है जो बालक के अंदर, जो बालक की आत्मिक शक्ति होती है, उसकी जो मेंटल पावर होती है, जो फिजिकल पावर होती है, उसको बाहर लाने का प्रयास करती है। और इस प्रकार गांधी जी शिक्षा का अर्थ शरीर, बुद्धि, भावना और आत्मा के पूर्ण विकास को मानते हैं। अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास ही शिक्षा है। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? देखिए, नंबर 1 तो गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में बांटा है। एक तो तात्कालिक उद्देश्य, दूसरे अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में क्या बताया? इसके अंतर्गत गांधी जी ने उन उद्देश्यों को रखा है जिनसे विद्यार्थी को तुरंत लाभ हो सके, वो है तात्कालिक उद्देश्य। जैसे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या कहते हैं? मानव को अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब उसका शरीर ठीक प्रकार से विकसित हो, क्योंकि क्या कहा गया है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि बालक का शरीर स्वस्थ है तो उसका माइंड भी अच्छे से काम करेगा। शारीरिक विकास आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। मानसिक और बौद्धिक विकास, गांधी के अकॉर्डिंग शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक का मन हो और बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है, उसी प्रकार मेंटल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जरूरी होती है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक जो है जीविकोपार्जन कर सके। शिक्षा, गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको लिखिएगा अपने एग्जाम में। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आजीविका उपार्जन के योग्य बनाना है कि जो व्यक्ति है, बालक है, वो आजीविका कमा सके, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, दूसरे पे डिपेंड ना होकर के सेल्फ जो है कुछ कर पाए। शिक्षा के इस उद्देश्य के अकॉर्डिंग गांधी जी का तात्पर्य ये था कि प्रत्येक बालक कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कमाए, यानी कि पैसा भी कमाए और उसकी लर्निंग भी होती रहे, लर्निंग भी करता रहे और पैसा भी कमाता रहे। इस तरीके से गांधी जी ने अपनी बात कही है। बच्चे के अंदर कल्चरल एम होना चाहिए, सांस्कृतिक उद्देश्य भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष के स्थान पर सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। साहित्यिक पक्ष के स्थान पर गांधी जी ने सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। संस्कृति शिक्षा आधार तथा शिक्षा आधार का विशेष अंग है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो संस्कृति, जो सभ्यता हमारी चली आ रही है, जो पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है, उसका हम संरक्षण करें और उसको आगे पीढ़ी तक हम पहुंचाएं। वो संस्कृति हमारी बची रहनी चाहिए, वो सभ्यता बची रहनी चाहिए। ठीक है। मुक्ति का उद्देश्य, गांधी जी ने क्या कहा? सा विद्या या विमुक्तये। गांधी जी के इस आदर्श के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है और उसकी आत्मा को उन्नत जीवन की ओर ले जाना है। गांधी जी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे जिससे उसकी आत्मा का विकास हो सके। ये तो हमने पढ़े गांधी जी के शिक्षा को लेकर के जो तात्कालिक उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं अंतिम उद्देश्य। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? गांधी जी शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर एवं आत्मज्ञान मानते थे। यानी कि वास्तविकता का अनुभव व्यक्ति को हो जाए, ईश्वर को व्यक्ति जान जाए, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरित्र निर्माण को आवश्यक माना। तो ये हम समझ रहे थे गांधी जी के शिक्षा को लेकर, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं गांधी जी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब गांधी जी किस प्रकार की शिक्षण विधि पर बल देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपसे कहना चाहेंगे जितने भी विद्यार्थी कानपुर लखनऊ के जुड़े हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारा पेड कंटेंट लिया हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी बाहर से आप लोगों को कुछ भी कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती यदि आप हमारा कंटेंट लिए हुए हैं और यदि लेना चाहते हैं तो। ठीक है, इतना एनएफ है, बस इतना पढ़िएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। शिक्षण विधि की अगर बात करें तो शिक्षण विधि पर गांधी जी कहते हैं
गांधी जी की शिक्षण विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। किन सिद्धांतों पर आधारित है? नंबर 1 तो गांधी जी लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? कि बालक को जो है करके सिखाओ। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अनुभव द्वारा बालक सीखे और सीखने की प्रक्रिया में एक सामंजस्य होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि बालकों को वास्तविक परिस्थितियों में सिखाया जाए, वास्तविक परिस्थितियों में सिखाया जाए। इसके लिए भी किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग कार्य, प्राकृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण को शिक्षा का केंद्र बनाने और समस्त ज्ञान तथा क्रियाओं को उनके माध्यम से विकसित करने पर विशेष बल देते थे। यानी कि बच्चे को हस्तकौशल के माध्यम से सिखाओ, किसी उद्योग कार्य के माध्यम से सिखाओ, इन सब चीज़ों के माध्यम से सिखाने पर बल देते थे। गांधी जी के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होता है? गांधी जी ने शिक्षक को छात्रों का मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक मानते हैं। उन्होंने शिक्षक के व्यक्तित्व के अंतर्गत निम्नलिखित गुणों की कल्पना की। शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वह, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो टीचर है उसे अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल होनी चाहिए, तभी वो बालक को भी अच्छा ज्ञान दे पाएगा। यदि खुद वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसको, तो बालक को वो नहीं दे सकता, ना तो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, जिससे वो शिक्षण को प्रभावशाली बना सके, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। टीचर को विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पूर्णतः परिचित होना चाहिए और उनका समाधान धैर्य के साथ करना चाहिए। टीचर के द्वारा छात्रों को स्व अध्ययन के लिए यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए कि बालक सेल्फ स्टडी करना सीखे। टीचर के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और शिक्षक के हेतु, हाँ ठीक है, शिक्षक के ऊपर छात्रों का इतना विश्वास होना चाहिए कि वो उसके समक्ष स्वयं की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर सकें। ऐसा ना हो कि जैसे ही क्लास में टीचर आए बालक डरे हुए सहमे हुए क्लास में बैठे, नहीं, बालक अपने आप को फ्री महसूस कर पाए। शिक्षक की कार्यप्रणाली और व्यवहार चारित्रिक व नैतिक गुणों की परिधि में ही होना चाहिए। ये जो है टीचर का स्थान होता है गांधी जी के अकॉर्डिंग। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग बालक का क्या स्थान होता है इसको समझेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। छात्र के स्थान के संबंध में गांधी जी के विचार इस प्रकार हैं। नंबर 1 तो विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं विद्यार्थी ब्रह्मचारी हो, जिससे वो नियम, संयम और सदाचारी बनकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। गांधी जी का मानना था कि छात्र के अंतर्गत शारीरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल और बुद्धि बल होना चाहिए। वह छात्र की एक अनुशासित, विनयी, देश सेवी, त्यागी, शांत और सहिष्णु व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति, बालक कैसा होना चाहिए? एक अनुशासित होना चाहिए, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और विनयी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, जो अपना घर बार त्याग दे, है ना, सुख शांति चैन नींद त्याग दे, शांति त्याग दे, देश सेवा के प्रति अपना त्याग दे दे, बलिदान दे दे, है ना, ऐसा बालक होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा छात्र को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को इतना जागरूक बनाया जाना चाहिए कि वो अपने अंतःस्वरण की खोज कर सके। शिक्षा के द्वारा व्यक्तिक का यथासंभव विकास होना चाहिए। इसी कारण छात्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना उचित है, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता कदापि नहीं है। तो ये जो है पॉइंट था हमारा, गांधी जी के अकॉर्डिंग विद्यार्थी का क्या स्थान होता है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। और जितने भी क्लासेस हैं वो जितने भी हमारे कंटेंट है वो विधिवत तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से आप चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। एंड नोट्स के लिए जो नंबर आपको दिया गया है आप वहाँ पे मैसेज करके फटाफट से नोट्स ले सकते हैं, जिससे आप जो है बेहतर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो नंबर आपने नोट किया होगा 9628182649। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।